हमें उस बात की दुख है कि आज हम लोग 5 महीने से आप होके एक टाइम खा रहे हैं हम लोग, मगर कोई ओबीसी या सांसद और चाहे विधायक हो कि हमारे ही समाज को हम लोग यहाँ आके बैठे, कोई पूछने नहीं आया। आगे क्यों नहीं पूछे? क्या हम समाज से ओबीसी बाहर है? हमारा कोई पत्रकार आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बैकवर्ड है, इसलिए हम इससे पीछे वर्ग है। मैं आपसे अभी भी सांसद से सबसे भीख मांग रहा हूं ओबीसी वालों से कि हमारा लोकतंत्र खतरे में, बचा लीजिए। कितने भाई हैं कल से खाना नहीं खाए, अभी तो हम लोग खिचड़ी खा के आए हैं। क्यों? ये गवर्नमेंट पैसा नहीं है, हमारे पैसे के लिए खाना नहीं है, मगर तो भी हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। चाहे हमें लास्ट गोली मार दो चलेगा, मैं कबूल हूं। चाहे मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। हमारे साथ तो ठान लिया है, जब आचार संहिता लागू होगा तो मां कसम, ओबी की मैं कसम खा रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जाकर हर बाइकआउट में विरोध करूंगा, चाहे गोली खा चाहे फांसी दो, डरूंगा नहीं। हम लोग मतलब बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। ये रहता है कि भाई नौकरी करेंगे तो हम लोग अपने परिवार को सुधारेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बाबा साहब ने जो हक दिलाया वो हासिल करेंगे। लेकिन ये जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो सुनकर आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो हमारे दलित पिछड़े भाई बहन यहाँ बैठ के महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है। जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। यूं तो मैं यूपी की चुनाव यात्रा पर निकला हूं, यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाकर सियासी मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपी में सियासी मिजाज लोगों का क्या है। लेकिन जब मैं लखनऊ आया तो मेरी बात हुई विजय से और मुझे पता था पहले से ही कि यहाँ इको गार्डन में जो हमारे जो साथी हैं वो पिछले 5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अभ्यर्थी हैं और अपने हक हकूक की मांग को लेकर लगातार यहाँ काशीराम इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार इनकी बात सुन रही है। तो मेरे साथ विजय हैं। विजय, आप ये बताइए कि अभी आंदोलन जो है आपका, ये कितने दिन से जारी है, क्या कुछ प्रगति हुई है इतने दिनों में? ये आंदोलन पिछले 5 महीने से लगातार चल रहा है और प्रगति के नाम पे ये सरकार अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। आप देख रहे होंगे इस समय उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर बड़े बड़े मंचों से तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों और पिछड़ों के अधिकार कैसे सीमित किए जाएं, उनके जो मेधावी छात्र हैं उनको कैसे जबरन रिजर्व कोटे में फिट करके जो रिजर्व कोटे में चयनित होने वाले अभ्यर्थी थे उनकी नौकरियां कैसे छीनी जाएं, वो सारा उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। हम लोग अपनी तरफ से कोई मांग नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ उसी रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर 5 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस पूरे समाज का कि तमाम आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतने विधायक हैं कि अगर वो इस मुद्दे पर मुखर हो जाएं तो हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा न्याय मिलने में। लेकिन सभी मौन हैं, सभी चुप हैं, सभी अपनी अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं और सभी अपने अपने परिवार के हित को सुरक्षित करते हुए खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आम जो अभ्यर्थी है, जो बहुजन समाज के जो लोग आज विद्यालयों में होने चाहिए थे, जो ये 20,000 के करीब घोटाला हुआ है सीटों का, ऐसे लोग जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे होते, उनका सामाजिक स्तर बढ़ा होता, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता, उनके माँ बाप के सपने पूरे हुए होते। आप लोगों को अभी क्लास में पढ़ाते हुए होना चाहिए था कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहे होते, लेकिन योगी सरकार ने धरने पर बिठा दिया आपको। हाँ जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, मेरे 104 नंबर हैं 150 में से। ये बगल आपके बैठे इनके 106 नंबर हैं, इनको 110 नंबर हैं और इनसे कम नंबर पाकर लोग चयनित हैं। इस भर्ती में ऐसे ऐसे जो है कारनामे हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं
तो सरकार के लोगों ने अपनी पसंद के उन लोगों को भी नियुक्तियां दे दी हैं जो इस परीक्षा में फेल थे, लेकिन उनको भी नियुक्तियां दे दी गई, उनकी कैटेगरी छुपा दी गई, उनके गुणांक छुपा दिए गए, उनकी मेरिट छुपा दी गई। तमाम जो एमपी का एक बहुत फेमस घोटाला है व्यापम घोटाला, इस भर्ती की अगर ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच हो जाए तो व्यापम से भी बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में 69,000 की जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें हुआ है। बस फर्क ये आया है कि व्यापम घोटाले में भले जो है जो भी हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो 69,000 व्यापम है इसमें 20,000 दलितों और पिछड़ों की सीटें छीन के अपनी पसंद के लोगों को दे दी गई है। ये पूरा घटनाक्रम है और सिर्फ एक मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं, जिस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में उतरने जा रही है कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 5 महीने से हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लाठियां मिली हैं, जात सूचक गालियां मिली हैं, मुकदमे दर्ज किए गए, हाथ तोड़ दिए गए, सर पे चोट की गई, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला है तो वो है न्याय। न्याय यहाँ भी बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है हम लोगों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है और मैं मौजी लेकर रहने वाला हूँ। हम 150 दिन से इस इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और अब हम ये पहले दिन से इको गार्डन में है, लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इसके कानों तक जू नहीं रेंग रही है कि, और इसलिए नहीं रेंग रही है कि हम लोग दलित हैं, हम लोग पिछड़े हैं। यही हम लोग किसी विशेष वर्ग से होते तो अब तक हम लोगों का कार्य हो चुका होता, लेकिन ये जो सरकार ढिढोरा पीटती है कि हमने केंद्र में 27 ओबीसी SC मंत्री बना दिए, संविदा के मंत्री अभी जल्दी यूपी सरकार में बनाए गए हैं, तो ये सब समाज के लोडर लोग हैं, कोई हम लोग की आवाज तक नहीं उठाता है। नहीं तो अगर जैसे भैया ने बताया कि अगर कोई भी विधायक या मंत्री एक बार आवाज उठा दिया होता तो अब तक हम लोगों को न्याय मिल गया होता। और मैं विशेषकर मैं तो उस समाज से आता हूं जिसके समाज का चेहरा देखकर, स्टूल मंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका चेहरा देखकर पूरे 2017 में पूरा ओबीसी SC समाज उनको वोट दिया था कि हमारे समाज के हैं तो अपने समाज का भला होगा, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की है अपने वो ओबीसी SC समाज से। आज तक हम लोग इनके आवास पे कई बार जा चुके हैं, लेकिन बस कोरा आश्वासन मिला है। कभी तो हम लोगों से मिलने से भी कतराते हैं। शर्म आती है मुझे कि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं, लेकिन इनका नाम स्टूल मंत्री सौभाग्य से रखा गया, दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से इनका नाम स्टूल मंत्री रखा गया, क्योंकि ये लोग उसी के काबिल हैं। ये हुए स्वतंत्र देव सिंह, हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, हुए अनिल राजभर, तस्वीर भी आई योगी के पैर छूते हुए। हाँ, अब बताइए योगी जी उनसे छोटे हैं उम्र में, और कैसी लाचारी है संगठन में, इस बीजेपी पार्टी में, कि उनको पैर छूकर रहना पड़ रहा है। तो उनकी औकात इसी से मालूम हो जाती है कि उनकी औकात क्या है। और रही बात हम लोग की न्याय की, तो हम लोग कोई अपना कोई पर्सनल मांग नहीं मांग रहे हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है 5-7 महीने पहले, हम लोग बस उसको लागू करने के लिए कर रहे हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग इन्हीं मोदी ने 56 इंच का सीना चौड़ा करके बनाया था कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बना दिया पिछड़ों के हक के लिए, लेकिन वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग किस काम का जो अपने ओबीसी का हक नहीं दिला सकता। और एक वाकया और बताता हूँ कि यही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट आई थी तेलंगाना में, तो उसे लागू कराने के लिए इसी बीजेपी के नेताओं ने वहां पे धरना दिया और लागू कराया। तो यहाँ पे क्यों नहीं लागू करा रहे? तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, यूपी में उन्हीं की सरकार है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो जब चाहे तब न्याय कर सकते हैं। लेकिन ये जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तो हम लोग भी देखते हैं कि कब तक ये तानाशाही रवैया अपनाएंगे। हम दलित पिछड़े जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। और हम लोगों ने आश्वास कराया था 6 सितंबर को, तो हमें आश्वासन मिला कि नहीं आप लोगों का कार्य हो जाएगा 10 से 15 दिन में, लेकिन अब 2 से 2.5 महीने और बीत गए हैं। पता नहीं इन लोगों के पास कैलेंडर कौन है, घड़ी कौन है, किनका न मुख्यमंत्री का 7 दिन पूरा होता है, न शिक्षा मंत्री का 4 दिन पूरा होता है, न कमेटी का 15 दिन पूरा होता है। तो हम लोगों ने इसीलिए 23 नवंबर को एक बहुत विशाल जनसभा का आयोजन किया है। और वो आंदोलन इसी को गार्डन में नहीं होगा, वो विधानसभा पे होगा। और उसमें हम लोगों के साथ पूरे भारतवर्ष के तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन हम लोग के साथ हैं। हम लोग के कंधा कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आप जो संख्या देख रहे हैं, इसमें जो 20,000 ओबीसी SC वर्ग का जो हनन हुआ है, उसके पूरे परिवार वाले, उसके पूरे परिवार के लोग आएंगे इस लखनऊ के इको गार्डन में, और विधानसभा का घेराव 23 नवंबर को किया जाएगा। तो ये आपके आगे की रणनीति है।
मैं आपके परिवार के और आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपके घर में कौन कितना पढ़ा लिखा है और क्या आप पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो इस शिक्षा में आए हैं, जिन्होंने शिक्षा हासिल करके कोई नौकरी करनी चाहिए थी? ये देखिए, जब आप पर्सनल पूछ दिए तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, और आपने अब अनजाने में कहा या सही कहा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपने पूरे खानदान का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मुझे मेरे परिवार का बहुत उम्मीद था मेरे ऊपर कि मैं पढ़ूंगा। बीएड किया, इसीलिए कर्ज लेकर मैंने बीएड किया। आज तक वो कर्ज मेरे सर पे है, लेकिन इस आस में मेरे परिवार वालों ने मुझे बीएड कराया कि वो बीएड करेगा बच्चा तो टेट पास हुए, सुपर टेट पास हुए तो और उम्मीदें बढ़ती गई, मेरे नंबर भी ठीक ठाक हुए। लेकिन इस गलत चयन नीति के कारण आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो कष्ट इस बात का होता है कि